क्योंकि सच जरूरी है। मथुरा में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का बड़ा बयान, कहा 2017 में खत्म हो सपा बसपा का खेल, कांग्रेस को भी निशाने पर लिया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इटावा के चौधरी चरण सिंह डिग्री कॉलेज को सरकारी नियंत्रण में लेने की मांग उठाई। मायावती का आरोप, डिग्री कॉलेज समाजवादी सरकार की निजी जागीर बन गया। बरेली में राहुल गांधी के रोड शो में हंगामा, कांग्रेसी नेता अमजद सलीम और एसपीजी कमांडो के बीच हुई हाथापाई। राहुल गांधी के बीच बचाव के बाद आगे बढ़ी किसान यात्रा। देश को मुसलमानों को रिझाने में जुटी मोदी सरकार, पूरे देश में लगाएगी प्रोग्रेस पंचायत। कल हरियाणा के मेवात से होगी शुरुआत। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी समेत कई वरिष्ठ मंत्री और बीजेपी के नेता होंगे शामिल। और प्राइम न्यूज की मुहिम का बड़ा असर, केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि महिला और उसके बच्चे को उसका हक मिलना चाहिए। संत समाज ने भी भरोसा दिया, महिला को इंसाफ दिलाने के लिए बुलाई जाएगी पंचायत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन। वक्त प्राइम एजेंडा का है। वो साल 2014 का था। उस वक्त बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार दो नारों के साथ सत्ता पाने के चक्रवर्ती अभियान को चला रहे थे। पहला नारा था अच्छे दिन आने वाले हैं और दूसरा नारा था सबका साथ सबका विकास। अब 2.5 साल के बाद जब सरकार की उम्र आधी बीत चुकी है, लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अच्छे दिन आ गए। तो एक कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी का बयान आता है कि यह नारा गले की हड्डी बन गया है। बहरहाल बात आज अच्छे दिनों की नहीं हो रही है, मामला सबका साथ सबके विकास का है। बीजेपी के नेता इंक्लूडिंग पीएम मोदी अक्सर कहते थे कि वो किसी माइनॉरिटी या मेजॉरिटी के लिए काम नहीं करते हैं, वो पूरे समाज के लिए काम करते हैं। यूट्यूब में आप पीएम मोदी के ऐसे बयान सुन सकते हैं। बहरहाल बात सबका साथ सबका विकास के नारे की हो रही थी और मामला यह है कि गुरुवार से यानी कल से केंद्र की सरकार प्रोग्रेस पंचायत यात्रा शुरू करने जा रही है, जिसका आगाज हरियाणा के मेवात से होगा। और सवाल यहीं से उठता है कि सबका साथ सबका विकास के नारे वाली सरकार में अल्पसंख्यकों वाला फैक्टर क्यों आ गया है? क्यों इस सरकार को अल्पसंख्यकों को लुभाने के लिए इस तरह की प्रोग्रेस यात्रा का आयोजन करना पड़ रहा है? बीजेपी, कांग्रेस और दूसरे दलों पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगाती रही है। तो मुद्दा यह है कि इस यात्रा को सिर्फ माइनॉरिटीज को ही क्यों समर्पित किया जा रहा है? और मुद्दा महज एक यात्रा के आयोजन का नहीं है, दरअसल सवाल उस आइडियोलॉजी का भी है जिसे अब तक आज तक बीजेपी प्रोपेगेट करती आ रही है। अचानक उससे मोहभंग क्यों हो गया? क्या बीजेपी अब अपनी उस नीति और रीति को रिव्यू कर रही है जिसमें सबका साथ सबका विकास में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों ही शामिल होते थे? क्या बीजेपी का अब कांग्रेसीकरण होता जा रहा है जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे? तो सवाल यह उठता है कि अब तक जो हो रहा था वो क्या था? क्यों अब तक धार्मिक पहचान के आधार पर दी जाने वाली सुविधाओं और योजनाओं का बीजेपी विरोध करती आ रही थी? बहरहाल आप दूसरी जमीनी बात करते हैं। बात यह है कि अगर सरकार काम करती है तो वो जमीन पर दिखता है, दिखना भी चाहिए। अगर 2.5 साल में केंद्र सरकार ने कथित तौर पर अल्पसंख्यक समुदाय के लिए काम किया है तो फिर पंचायत करने की जरूरत क्यों आन पड़ी है? क्या केंद्र सरकार को अपने किए गए कामों पर भरोसा नहीं है? क्या वो योजनाओं को जमीनी तौर पर बदलाव लाने में नाकामयाब रही है? प्राइम एजेंडा में बात करेंगे मोदी सरकार की नीति और रीति की। वो नीति जो पहले थी जिसमें न अल्पसंख्यक थे न बहुसंख्यक थे, अब क्लासिफिकेशन किया जा रहा है। कुछ दिनों पहले ही पीएम मोदी ने केरल की एक सभा में मुसलमानों को परिष्कृत करने की बात कही थी, जिस पर विवाद भी हुआ था। और पीएम मोदी ने विरोधियों को ताकीद की थी कि वो मुस्लिम समुदाय को वोट बैंक न समझें। बहरहाल अब बात दूसरे पक्ष यानी अल्पसंख्यकों की, खासकर मुस्लिमों की कर लेते हैं।
कि क्या 2.5 साल में मोदी सरकार ने ऐसा कुछ किया है जिससे मोदी सरकार और बीजेपी पर मुस्लिम समुदाय का भरोसा बढ़ा हो या बढ़ा है। क्या बीजेपी वाकई मुस्लिम समुदाय का विश्वास पाने में कामयाब रही है? क्या यह दूसरे दलों के लिए खतरे की घंटी नहीं है? प्राइम एजेंडा यह है कि कब तक इस देश में प्रोग्रेस पंचायत, किसान यात्रा और दूसरे सियासी अभियान के जरिए अपनी सियासत बेची जाती रहेगी। कब वो दिन आएगा जब जमीन पर बदलाव दिखेगा और इन यात्राओं, पंचायत, खाट पर चर्चा, चाय पर चर्चा, इस सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज का प्राइम एजेंडा इसी पर है। और कई खास मेहमान हमारी आज की इस डिबेट में जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों से हम आपका परिचय करा दें। हमारे साथ आज की इस डिबेट में हैं बहुत ही सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार जो नोएडा स्टूडियो में हैं, बिलाल सब्जवारी साहब। बिलाल साहब, आपका बहुत स्वागत है। लखनऊ स्टूडियो से कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी के नेता प्रवक्ता मोहसिन रजा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजा साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ रजिया नवाज, समाजवादी पार्टी की नेता, आपसे थोड़ी देर में जुड़ेंगी। रजिया जी, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। आसिफ रिजवी साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, प्रवक्ता नेता कांग्रेस पार्टी। और हमारे साथ बहुत ही सम्मानित वरिष्ठ मुस्लिम स्कॉलर मौलाना अतहर देलवी साहब जुड़ेंगे। हम उनका भी इंतजार कर रहे हैं, वो संभवतः स्क्रीन पर आ चुके हैं। मौलाना साहब, हमारी आवाज अगर आपको मिल रही है तो हम आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं। हम चर्चा की शुरुआत सीधे मोहसिन रजा साहब से करेंगे। मोहसिन रजा साहब, कांग्रेसीकरण हो गया है बीजेपी का, सबका साथ सबका विकास कहीं पीछे छूट रहा है, वोट बैंक की चिंता ज्यादा सता रही है, इसलिए आपको प्रोग्रेस पंचायतें लगानी पड़ रही हैं। जमीन पर काम कम दिख रहा है, लिहाजा पंचायतों में यह भरोसा दिलाना चाहते हैं कि हम साहब काम कर रहे हैं, भले ही वो दिखे ना। देखिए राजीव, जो बात आप कह रहे हैं, मैं बहुत देर से मैंने आपकी पूरी रिपोर्ट भी सुनी और देखा। मैं यहां पर कहना यह चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी को अलग कर कर नहीं देखती है। हमारा नारा है सबका साथ सबका विकास। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ कहा, और पार्टियों से भी और लोगों से भी कहा कि मुस्लिम्स को आप अपना खाली वोट बैंक मत बनाकर रखिए, लेकिन आप तो बना रहे हैं। आप दुकानदारी मत करिए, लेकिन आप तो बना रहे हैं सर, जोड़ने की बात करिए। सर आप कहते मैं नहीं बना रहा हूं, नहीं कहते रहे। मैं इस वही आ रहा हूं। प्रोग्रेस। राजीव, मेरी बात पूरी होने दीजिए। कहिए राजीव, मेरी बात पूरी होने दीजिए। आप कहिएगा, मैं आपका जवाब दूंगा। जी कहिए। जब प्रोग्रेस रिपोर्ट की बात आई है, हम प्रोग्रेस रिपोर्ट उसको कह रहे हैं कि जो हमने 2 साल में किया है, जिसका और पार्टियां दुष्ट प्रचार कर रही हैं, हम उस चीज को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे बहुसंख्यक हो, सर्व समाज को लेकर हम चलने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी सबको लेकर चलती है, सबको मुख्य धारा से जोड़ने की बात करती है। हमारे प्रधानमंत्री कभी किसी को अलग लेकर नहीं चलते हैं, हम सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं। और इस बात के लिए ही हम जा रहे हैं प्रोग्रेस पंचायत करने, कि हम सब जगह जाएंगे और बताएंगे कि हमने किसके किसके लिए क्या किया और क्या चीजें किसके खाते में जा रही हैं, किसका फायदा किसको सीधे तौर पर मिलने जा रहा है। गरीबों की सरकार है। अगर खासकर मुस्लिमों के लिए कुछ किया गया है, या हम दायरा बड़ा कर लें, चूंकि ये अल्पसंख्यकों के लिए है, इसमें ईसाई और सिख लोग भी शामिल हैं। हमारा सवाल यह कि अगर 2.5 साल में इतना कुछ किया गया है, तो वो सिर्फ अल्पसंख्यकों को ही क्यों बताना चाह रही है सरकार? वो सर्व समाज को क्यों नहीं बताना चाह रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम खाली अल्पसंख्यकों को बताने के लिए निकल रहे हैं। फिर इस पंचायत का मकसद के लिए निकल रहे हैं। नहीं, फिर इस पंचायत का मकसद, अगर कोई दबला देखिए, प्रोग्रेस पंचायत इस तरह की चीजें जहां पर हम निकल कर जा रहे हैं, जिनके बीच में अभी मैंने क्या कहा कि एक मोहसिन रजा आपको यहां दिखते हैं, दिल्ली में और हमारे तमाम दीगर मुस्लिम लीडर दिखते हैं, लेकिन एक मास लेवल पर मुसलमानों को आने से जो लोग डरा रहे हैं, हम उनकी बात भर लेकर जा रहे हैं। मोहसिन रजा साहब भाई हमारे हैं। मोहसिन रजा साहब, मान लीजिए कि बीजेपी का कांग्रेसीकरण हो गया, हम सबका साथ, बीजेपी का कांग्रेसीकरण हो गया, ये मान लीजिए। हम कल तक प्रधानमंत्री मोदी जो गुजरात में मुख्यमंत्री थे और तकरीबन 15 साल में मुख्यमंत्री रहे, हम इसलिए कह रहे हैं, हमारी दलील यह है, जवाब दीजिएगा, कि नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री रहे तब वो 6-6.5 करोड़ गुजरातियों की बात करते थे।
अल्पसंख्यकों के नाम पर जो योजनाएं चल रही थी उन्हें खासतौर पर बंद किया गया, उनका प्रचार प्रसार नहीं किया गया। हमारे प्रधानमंत्री आज भी सार्वजनिक मंचों पर 125 करोड़ देशवासियों की बात करते हैं। बीजेपी सबका साथ सबका विकास की बात करने वाली पार्टी है 2014 से लेकर अब तक। उस सबका साथ सबका विकास में अल्पसंख्यकों के लिए एक मैसेज देने की कोशिश, यह कांग्रेसीकरण नहीं है तो और क्या है, यह बताइए। देखिए, ये राजीव, मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। हम जो बात कहना चाह रहे हैं वो ये है कि जिस तरह से अल्पसंख्यकों को हमेशा वोट बैंक की राजनीति और वोट की तरह इस्तेमाल किया है दीगर पार्टियों ने, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन हो, आप भी करना चाहते हैं। सबका साथ सबका विकास, देखिए हमारे साथ वो चीज लागू नहीं होगी। हम वही चीज बताना चाहते हैं कि हम आप सबको मुख्य धारा में लेकर चलना चाहते हैं। हम किसी को वोट बैंक जब आपने सबका साथ सबका विकास कह दिया, करोड़ लोग, मोहसिन रजा साहब, हमारी सरकार, जब आपने सबका साथ सबका विकास कह दिया तो वो मुख्य धारा सबके लिए है, वो मुख्य धारा सबके लिए है। ये प्रोग्रेस पंचायत के नाम पर एक दूसरी धारा निकालने की कोशिश क्यों हो रही है? हाँ, प्रोग्रेस पंचायत राजीव इसलिए है, आप बड़ी अच्छी डिबेट लाते हैं, आपसे डिबेट करके आपकी बातों से मुझे बहुत ज्ञान भी मिलता है, आपके सवालों से बड़े जवाब निकलते हैं। लेकिन अच्छी बात यहां पर यह है कि हम चाहते हैं कि जिस तरह से और अल्पसंख्यकों को गुमराह करने की कोशिश करके उनके वोट हासिल करती हैं पार्टियां, उन्हें कुछ नहीं देती हैं। अच्छा, इस बात की क्या गारंटी है कि आप अल्पसंख्यकों को गुमराह नहीं कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी यही कर रही है। बिल्कुल आएंगे आसिफ रिजवी साहब। मोहसिन रजा साहब, इस बात की क्या गारंटी है? सबका साथ सबका विकास। नहीं, इस बात की क्या गारंटी है कि बीजेपी अल्पसंख्यकों को गुमराह नहीं करेगी? क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल शब्दों का मुलम्मा तो वैसे ही चढ़ाता है जैसे आप चढ़ा रहे हैं। हमारा सवाल यह है कि सबका साथ सबका विकास में क्या अल्पसंख्यकों का हित समाहित नहीं था? क्यों यह अलग से एक धारा बहाने की जरूरत है? इसका जवाब दे दीजिए। बस चिंता यहां हो रही है क्योंकि सबका साथ सबका विकास में सब कुछ समाहित था। नहीं, बिल्कुल राजीव। हाँ राजीव, आपका जो सवाल आया उसी का जवाब मैं दे रहा हूं, और बिल्कुल भी इसको गौर से सुन लीजिए। हम इसलिए जा रहे हैं चूंकि जिन्होंने इनको ठगा है हमेशा, वो आज भी दुष्प्रचार कर रहे हैं। वो इनको रिलीजन और धर्म के नाम पर हमसे अलग करने की रजा बात साहब कर रहे सीधे हैं। क्यों नहीं कह देते? भारतीय जनता पार्टी सबका साथ रजा साहब सबका सीधे क्यों नहीं विकास कह की बात कर रही देते? है। सीधे क्यों नहीं कह देते कि हम इसलिए कर रहे हैं कि यूपी में चुनाव आ रहा है? नहीं, हम इसलिए कर रहे हैं कि पंजाब में भी हमें चुनाव का सामना करना है। भाई यूपी में चुनाव क्या, चुनाव तो हर 2-2 महीने पे, 4-4 महीने पे हिंदुस्तान में चुनाव हो रहे हैं राजीव। अगर आप इस तरह से लेंगे तो हर 2-2 महीने पे पूरे हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं किसी राज्य में चुनाव हो रहा है। तो जहां जहां जो जो हो रहा है उस हिसाब से योजनाएं आ रही है, करती है। जहां जहां जो जो हो रहा है, जहां जहां चुनाव आ रहे हैं उस हिसाब से योजनाएं आ रही हैं। राजीव अल्पसंख्यक भी जो है वो अभिन्न अंग है भारत का, इसलिए उसको अलग से नहीं देखा जा सकता। उनके साथ इसलिए हमदर्दी, ये जो लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं, जो दीगर पार्टियां उनके खिलाफ जा रही हैं, अभी मौलाना अतहर साहब बैठे हैं, उनसे पूछिएगा वो क्या जवाब देंगे आपको। हमारे बारे में हमको, हमारे लोगों को जाकर डराना, बैठकर उनको भड़काना, आप हमको सांप्रदायिक बताएंगे। अब राहुल गांधी जी अगर अयोध्या चले जाएं तो आस्था है, और भारतीय जनता पार्टी का कोई अयोध्या, लेकिन इन सारी चीजों का मुकाबला आप तो सबका साथ सबका विकास से कर रहे हैं। देखिए, ठीक है रजा साहब, हम लौटते हैं आपके पास। हम जरा अब आसिफ रिजवी साहब को शामिल कर लें। आपने अतहर देहलवी साहब का खुद जिक्र किया, हम उनके पास जरूर जाना चाहेंगे। बिलाल सब्जवारी साहब हमारे साथ यहाँ डिबेट में हैं, कुछ और मेहमान जुड़ेंगे। हम दरअसल मुस्लिम समुदाय से ही समझना चाहते हैं कि ये जो प्रोग्रेस पंचायत है इसका कितना उद्देश्य सियासी है और कितना वो है जो रजा साहब बता रहे हैं। आसिफ रिजवी साहब सहमत हैं उस बात से जो मोहसिन रजा साहब कह रहे हैं, या फिर बात वही ज्यादा सही दिखाई दे रही है जिसे ये छिपाने की कोशिश कर रहे हैं? राजीव जी, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा देश को बांटने की और धर्म की राजनीति करी है। जब जब इस देश में, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने हर धर्म हर मजहब को लेकर चलने का काम किया, देश के विकास की बात करी है, प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ाने की बात करी है। आज भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह का मुद्दा सामने रख के ये बात साबित कर दी कि वो केवल धर्म की राजनीति करती है और धर्म की करेगी। राहुल गांधी जी किसानों के बीच में किसान यात्रा निकाल रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं। किसान किसी भी धर्म, किसी भी बिरादरी का हो सकता है, और भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यकों की बात कर रही है। क्यों कर रही है? चुनाव के वक्त
चुनाव के वक्त उन्हें अल्पसंख्यकों की याद आ रही है। 15 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, कभी उन्होंने कहा कि मुसलमान की बात करनी, माइनॉरिटी की बात करनी है, कभी क्रिश्चियन की, कभी किसी सिख की, कभी किसी मुसलमान की बात करी उन्होंने। आज जब उन्हें लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक समुदाय उनके खिलाफ खड़ा केवल इसलिए हो जाएगा क्योंकि उस समुदाय को उनके द्वारा हमेशा दबाया गया है, उसको इग्नोर किया गया है। 2.5 साल में कोई काम किया ही नहीं। 2.5 साल में केवल पठानकोट वही जैसी घटनाएं करा के देश के लोगों का मोराल तोड़ने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने। देश का ध्यान उसके ऊपर से हटाने के लिए किसान यात्रा के बीच में जो एक जातिवाद की राजनीति खत्म करने की कोशिश राहुल जी ने करी थी, उसको पुनः खड़ा करने के लिए जो है इस तरह के जो है एजेंडे लाए जा रहे हैं। आप बताइए, जो पार्टी हमेशा एक समुदाय का विरोध करती है, उस समुदाय के बीच में क्या कहना चाह रही है? ये कहना चाह रही है कि हमसे डरो नहीं। क्या कहना चाह रही है? जिस समुदाय को आपने हमेशा इग्नोर किया, अगर गिनतियों पे ले लिया जाए तो 5 नाम हैं इनके पास मुसलमान नेताओं के, और ये बात कर रहे हैं आज उनकी क्रिश्चियंस हैं इनके पास, किसी अल्पसंख्यक बिरादरी में किसी नेता को इन्होंने बढ़ावा दिया है? आप बताइए। ठीक है, खाली माइनॉरिटी के नाम के ऊपर 2 मुस्लिम चेहरे सामने रख दिए लोगों को। देखिए, हम देलवी साहब के पास जाएं इससे पहले एक छोटा सा आकलन मोहसिन रजा साहब आपसे कर लेना चाहते हैं कि प्रोग्रेस पंचायत या प्रोग्रेस यात्रा को हम कैसे देखें? जो प्रोग्रेस नहीं हो पाई आप उसका आकलन करने जा रहे हैं 100 पंचायतों में, या सरकार ने जो कर दिया वो देखने जा रहे हैं कि कितना पहुंचा वहां तक? करने क्या जा रहे हैं? इस प्रोग्रेस पंचायत में होगा क्या? मान लीजिए आपने पंचायत लगाई, वहां अल्पसंख्यक वर्ग को इकट्ठा किया, जहां जिसकी जैसी तादाद है, तो आप क्या आंकेंगे? आप ये आंकेंगे कि हमने उज्ज्वला योजना चलाई थी, इसमें इतने सिलेंडर इस अल्पसंख्यक घर में पहुंचे या नहीं पहुंचे? या आप ये आंकेंगे कि अभी भी स्थिति क्या है? राजीव, आप इसको अल्पसंख्यक नाम जो दे रहे हैं, हम अल्पसंख्यकों की पर्टिकुलर राजनीति के लिए नहीं निकल रहे हैं। हम देश के उन दबे कुचले गरीब लोगों के लिए जा रहे हैं अपनी प्रोग्रेस पंचायत लेकर, जहां पर सभी तबके के लोग आते हैं, सभी धर्म और सभी जातियों के लोग आते हैं। खाली इसको आप मुसलमानों से, ईसाइयों से और आप पंजाबियों से मत जोड़िए इसको। आप पता नहीं कहां से कहां आप क्यों इसको उधर जोड़ना चाहते हैं? नहीं, अरे इसलिए कि आपका खास करके दबे कुचले वर्ग को अपनी अल्पसंख्यक मंत्री का जो स्टेटमेंट है मोहसिन रजा साहब, 2 साल में मुख्तार अब्बास नकवी का जो आधिकारिक स्टेटमेंट है वो यही है कि अल्पसंख्यक वर्ग के लिए प्रोग्रेस पंचायत केंद्र सरकार आयोजित कर रही है, जिसकी जो पहली सभा है, जो पहली पंचायत है, वो हरियाणा के मेवात में लगने वाली है कल, जिसमें खुद मुख्तार अब्बास नकवी साहब जाएंगे। तो हम वही तो जानना चाह रहे हैं कि इसमें आप आकलन किस चीज का करेंगे? राजीव, कि अल्पसंख्यकों के पास जो पहुंच गया है, हाँ, वो चूंकि वो जो है मुख्तार अब्बास नकवी साहब जो हैं, वो अल्पसंख्यकों के मंत्री हैं, उनके पास वो मंत्रालय है, तो उन्होंने जो अपना स्टेटमेंट दिया है, अपना नहीं, उन्हीं के मंत्रालय का कार्यक्रम मद्देनजर रखते हुए दिया है। ओहो राजा साहब, उन्हीं के मंत्रालय का कार्यक्रम इस हैसियत से दिया। बात आप कर रहे हैं, अगर मेरी बात तो जाहिर सी बात है, अगर मेरे पास कोई मंत्रालय है तो मैं अपने अल्पसंख्यक समुदाय के लिए ही तो है, हम वही तो पूछ रहे हैं कि क्या आकलन करने जा रहे हैं, तो वो पूरे देश की बात करेंगे। तो देखिए, तो आकलन यही बताने जा रहे हैं वो कि जो उनके लिए योजनाएं लागू की गई हैं, वो योजनाएं उन तक पहुंची, सरकारों ने, उत्तर प्रदेश की सरकार हो या और सरकारें हो, उन्होंने एग्जीक्यूट की कि नहीं की, उन तक वो योजनाएं पहुंची कि नहीं पहुंची, क्योंकि ढेर सारी योजनाएं अल्पसंख्यकों के लिए चलाई जा रही हैं केंद्र सरकार द्वारा। राजीव भाई, मैं कहना चाहूंगा, अगर गरीबों के लिए काम करना था तो ग्रामीण मंत्रालय भी इनके पास है, वो हर बिरादरी और धर्म के लिए काम कर सकता था। तो माइनॉरिटी मंत्रालय से क्यों काम करा रहे हैं? क्यों अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट से काम करा रहे हैं? इसका मतलब यह है कि एक वर्ग को पसंद रिजवी साहब आएंगे, हम आपके पास भी आएंगे, हम जरा समझेंगे आपसे भी कि जो राजनीति आप लोग 60-65 साल करते रहे, वो अगर थोड़ी सी बीजेपी ने कर ली तो आप लोगों को इतनी दिक्कत क्यों हो रही है। लेकिन हम देहलवी साहब के पास जाना चाहते हैं। देहलवी साहब, केंद्र सरकार का जो इनिशिएटिव है, सबसे पहले तो आपकी क्या टिप्पणी है? आप इसे कैसे देखते हैं? वाकई ये अपने वोट का हित साधना चाहते हैं, या फिर सबका साथ सबके विकास से बात नहीं बन रही है, अल्पसंख्यकों के लिए एक अलग नजरिए की जरूरत है जो प्रधानमंत्री मोदी अब लेकर आए हैं? देखिए राजीव, सबसे अहम तरीन चीज़ है कि अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग मंत्रालय, अलग अलग चीज़ें मौजूद हैं। बड़े धैर्य से आप, और जाहिर बात है कि आपने जिस तरीके से सवाल रखे हैं उनके अंदर बहुत सारे, एक नहीं बहुत सारे सवाल भी हैं और जवाब भी इनको देने हैं।
मैं इससे आगे चल के एक बात कहना चाहता हूं कि पिछले 2.5 वर्ष हो चुके हैं केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। प्रधानमंत्री ने सदन में पहली तकरीर में कहा था, मैं चाहता हूं इस मुल्क के मुसलमानों के हाथ में एक हाथ में कंप्यूटर होगा, एक हाथ में कुरान होगा। CNN का भी इंटरव्यू हमको याद है, कश्मीर की बातें भी उनकी याद हैं, कोझिकोड की बातें भी हमको उनकी याद हैं। लेकिन मैं इससे आगे जाके एक बात पूछना चाहता हूं, जो हमारे मोहसिन साहब अभी फरमा रहे थे जी, ये देश में आप देखिए 2.5 साल हो गए थे। 2.5 साल में ये पहला मौका है कि जब भारतीय जनता पार्टियों को अपने अल्पसंख्यक लोगों में से कोई मंत्री कायदे के नहीं मिल पाए थे। आज भी सूरत हाल ये है, सिवाय प्रकाश सिंह बादल की बहू के इनके पास कैबिनेट में कोई मंत्री कैबिनेट रैंक का नहीं है। सच्चाई बड़ी है। मुश्किल से जो उनके अपने सरदार आहलूवालिया साहब थे वो भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं माइनॉरिटी के तय की जो जिम्मेदारियां हैं वो सबके साथ सामने हैं। मगर अगर कोई कदम आप उठाना चाह रहे थे, अब देखिए किसी भी समाज के लिए 3 चीजें सबसे आवश्यक होती है, जो आप बार बार आप भी कहते हैं। उसकी सबसे पहले होती है कि आप उसकी सुरक्षा दीजिए उस समाज को, उसकी जो आइडेंटिटी है उसको बचा के रखिए, और साथ में आप उसको अवसर दीजिए। जिस मेवात में आप करने जा रहे हैं ये सभा, मैं कहता हूं अच्छी बात है कि आप करना कुछ निकाल के लाएंगे, लेकिन उसी मेवात में पिछले हफ्ते जो घटना हुई थी और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने उसके ऊपर जिस गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया था, तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूं ये छमलावल की एक राजनीति है जो पहले लोग करते आ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी भी उसमें आगे बढ़ रही है। और दूसरा उदाहरण यह है कि आप अगर माइनॉरिटीज को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेके जिस तरीके की बहस चली और संघ ने जिस तरीके से उसमें अपना आक्रामक रुख इख्तियार किया, तो क्या केंद्र सरकार अपने उस हलफनामे को वापस लेगी जो उसमें उसने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक जो है वो दर्जा नहीं दिया जाएगा? क्या महत्वपूर्ण सवाल है कि साहब हाँ, माननीय प्रधानमंत्री को ये कदम भी उठा लेने चाहिए। तीसरी चीज, ये एक मुझको कोई योजना बता दें 2.5 वर्षों में जो अल्पसंख्यकों के लिए, मैं मानता हूं आसिफ ने जो बात कही बिल्कुल सच है, जो आप कह रहे हैं उसी को मैं आगे बढ़ाता हूं। इस देश में सवाल यह पूछा जा रहा है कि देश की सुरक्षा के लिए, देश के विकास के लिए जिन वादों के साथ ये सरकार आई थी, ये जवाब सब मांग रहे हैं। खाली किसी एक समुदाय को लेकर जो आप कुछ कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि इस मौके पे कुछ की अच्छी बात है, संवैधानिक आपका वो है, लेकिन मेरे नजदीक ये कोई बेमानी चीज है, एक बेमानी कवायद है, अगर उसका सारांश कुछ निकल के नहीं आता तो। हम जवाब लेंगे पहले मोहसिन रजा साहब के पास, उसके बाद हम जरा बिलाल साहब को इस चर्चा में लाएंगे। मोहसिन रजा साहब जवाब दीजिए, एक तो 2.5 साल में सरकार ने किया क्या? देलवी साहब सीधे सवाल उठा रहे हैं, और क्या AMU के मामले पर केंद्र की सरकार वो हलफनामा वापस लेगी सुप्रीम कोर्ट से? देखिए, वो एक न्यायिक प्रक्रिया है, उसमें क्या चीजें हैं क्या नहीं है वो एक विधिक बात है, उसको आगे चलकर वो वहां पर ही डिस्कस होगी जहां वो बैठते हैं, उन्हें खूब अच्छी तरह से पता है। हम खास करके अगर बात करें तो यहां पर बांटने की राजनीति की बात कतई नहीं हो रही है। यहां पर हम जा रहे हैं अल्पसंख्यकों को लेकर। अगर हमारा मंत्रालय है एक जो अल्पसंख्यकों के लिए बना है, वो मंत्रालय जा रहा है। रजा साहब, हम तो सीधा एक सवाल पूछ रहे हैं सर, अगर हमारी बात आप तक पहुंच रही है, नहीं क्यों जाने की जरूरत पड़ रही है? क्योंकि आप लोग तो सबका साथ सबका विकास के नारे में यकीन रखने वाले लोग हैं, फिर जाने की जरूरत क्यों पड़ रही है बताइए। आप बिल्कुल बिल्कुल राजीव, आप ये बताइए, आप 2.5 सालों में 2 सालों 2.5 साल में लगभग आप ये बताइए, सिवाय आरोपों के 14 में जब हम चुनाव में थे उस वक्त भी आरोप से शुरू हुए थे। आरोप छोड़िए, अब 2.5 साल में आप उपलब्धियां बताइए। उसके बाद जब हम सरकार में आ गए, आप उपलब्धियां बताइए सर। जब सरकार चलाने की जिम्मेदारी होती है तो उपलब्धियां बताई जाती है। विपक्षी तो आरोप लगाते हैं, आप उनका जवाब उपलब्धियों से दीजिए। केंद्र सरकार की जितनी भी हमारा मुद्रा बैंक योजना जो है, उससे कम हमारे देश के 125 कम से कम 1,25,00,000 जो हमारे गरीब भाई हैं उनको रोजगार मिला है। उसमें अल्पसंख्यक भी हैं और गरीब तबके के लोग भी हैं। तो आप इस तरह की योजनाएं जो हैं हमारी, वो सारे गरीबों की हैं। गरीबों में सबसे दबे कुचले वो लोग हैं जिनको कांग्रेस ने इस हाशिए पहुंचाया। मुझको बताइए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, वो दलित गरीब हो, महाराष्ट्र में पिछली भर्तियों में कितने अल्पसंख्यक लोगों को आपने पुलिस में या दूसरी सेवाओं में जगह दी है?
हम सब जगह सबके लिए बिल्कुल ऑफर खुले हुए हैं। कोई ऐसा नहीं है पर्टिकुलर कि किसी को मना किया जाए कि आप आप नहीं आ सकते। रजा साहब, आप दिक्कत तो यही है। जाएंगे तो तो पर्टिकुलर सभा भी मत कीजिए। दिक्कत तो यही है। अगर दलील ये है और तर्क ये है तो फिर इसका औचित्य नहीं बनता कि आप प्रोग्रेस पंचायत लगाएं, या फिर ये मान लीजिए नहीं, दो में से एक स्थिति तो रहेगी रजा साहब। नहीं, क्यों? या तो ये मान लीजिए कि सबका साथ सबका विकास है, फिर इसका औचित्य नहीं, या फिर ये मान लीजिए कि वो नारा सिर्फ नारा था, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आने वाले हैं, जैसे गले की हड्डी बन गया, वैसे ही सबका साथ सबका विकास ने विकास कार्य हो सियासी फायदा उतना नहीं दिया, इसलिए ये करना पड़ रहा है। सच तो दोनों में से कोई एक ही है। राजीव हमें लगता है, आएंगे रिजवी साहब, हमें आएंगे। ऐसा लगता है कि जो इनके अंदर जो माइनॉरिटीज के अंदर जो दुष्प्रचार किया गया है, जो उन्हें भ्रमित करने के लिए बातें की गई हैं, इस पंचायत से शायद उनके जो हमारी योजनाएं जो कोई तक भ्रमित पहुंचाई नहीं गई है, हैं, जो उनके लिए लागू कोई की गई भ्रमित हैं, नहीं है, उनकी कोई डर बातें नहीं जब है, उनको कोई पता खौफ चलेंगी, नहीं है। उनको जब पता चलेंगी तो शायद उन्हें सोचना पड़ेगा कि हमारी सरकार ईमानदारी से काम कर रही है। नहीं, अब लब्बो लबाब और जो निकाल दीगर रिजवी साहब, पार्टियां हैं, वो रिजवी उनके साहब, देलवी मुखालफत में साहब, काम कर रही हैं। बकौल रिजवी साहब, देलवी साहब, बकौल रजा साहब, दरअसल जो भ्रम फैलाया गया है बीजेपी को लेकर, वो इन प्रोग्रेस यात्राओं में या पंचायतों में दूर किया जाएगा। कुल जमा बात यह है, सिर्फ इसके लिए यह आयोजित की जा रही है। इसका सरकार की उपलब्धियों से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि उपलब्धियां हो तो बताई जाए। उसके लिए आदित्यनाथ उपलब्धियों से लेना देना ये है कि साक्षी हमारी महाराज उपलब्धियां को, तो उन्हें बतानी महेश है। शर्मा ठीक। को, हमारी जितने भी उपलब्धियां इनके ही तो उन तक मंत्री, जो पहुंचाई जितने गई है, भी वो इनकी बतानी है। पदाधिकारी ठीक। हैं, अब जरा जो बिलाल पिछले साहब को ले 2.5 आओ। वर्षों में कभी घर वापसी, कभी जो है वो एएमयू के मुद्दे को लेके, कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे को लेके, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीकों से माइनॉरिटीज को जो है दूषित या उनको जो है एक तरीके से उन पे उनका अपमान या उनके ऊपर जो कुछ बिजनौर में हुआ या जो कुछ मेवात में हुआ, जो कुछ हुआ है, हमारा कहना है किसी भी समाज को आप जब तक सम्मान नहीं देंगे उस वक्त तक उसके भ्रम खत्म नहीं किए जा सकते। और माननीय प्रधानमंत्री ने कोझिकोड में अगर कुछ कहा है तो आप भारतीय जनता पार्टी करनी और कथनी में जो अंतर को खत्म करें और ये कहे कि भाई जो कुछ हुआ, योगी आदित्यनाथ ने जो कुछ कहा, साक्षी महाराज ने कुछ कहा, एमयू पे हमने जो कुछ कहा, वो सब भ्रम था जो हमारे जो है लोग खेल रहे थे। अब हम चाहते सब साथ आए, विकास दीजिए, लोगों को तरक्की दीजिए। कहां का भ्रम रहेगा जब आप विकास नहीं दे रहे, आप लोगों को बता नहीं रहे कि साहब कश्मीर के मुद्दे पे आपके क्या राय है, आप लोगों को बताना नहीं चाहते पठानकोट के बारे में क्या हो गया। सबको बताइए, कोई भ्रम नहीं रहेगा। भ्रम की परिस्थितियां आप पैदा कर रहे हैं। अब सर बिलाल साहब को ले आए, उसके बाद हम रजा साहब के पास दोबारा जाएंगे। बिलाल साहब, हम कैसे देखें, हम ये माने कि केंद्र की सरकार समय के साथ एक संजीदगी भरी कोशिश कर रही है, इसे किसी सियासी चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए, एक, या फिर नहीं असल बात यही है कि दिखाने के दांत और हैं और खाने के दांत और हैं। ये जो कांग्रेसीकरण की स्थिति है, बीजेपी भी ये समझती है कि दरअसल यही करके हम इस वोट बैंक के करीब पहुंच सकते हैं। बिलाल साहब, देखिए, लोकतंत्र में वोटों की जरूरत सबको होती है। ये इतनी व्यापक बहस हम जो देख रहे थे उसमें एक ओरिजिनलिटी को हमें नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही कांग्रेस पर यह आरोप लगाती रही है कि वो अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति करती है। आज मुझे अल्पसंख्यक पंचायतों के माध्यम से जो उनकी नीति का निर्णय है, उसके बाद से ये कहने का मुझे मौका जरूर मिल रहा है कि कहीं इनका घटक दल शिवसेना इनको ना कहने लगे भारतीय जनता पार्टी को कि आप क्यों अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति पे उतर आए। कल तक बयान आ जाएगा, सामना में कोई ना कोई लेख लिख जाएगा, तब हम पंचायत करेंगे बैठकर। रजा साहब जवाब दीजिएगा। हाँ बिलाल साहब पूरा करिए। नंबर 2, ये भारतीय जनता पार्टी की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। इसे कहते हैं टेस्टिंग वाटर। प्रोग्रेस पंचायत के माध्यम से अल्पसंख्यक समाज में जो उन्होंने बात उठाई है, वो इसको एक टेस्ट फॉर्म में देखना चाहते हैं कि ताकि इस पर डिबेट हो, ये हवा किस तरह बैठती है, कि इसका रुख क्या होता है, इसके माध्यम से जो देश में माहौल बनता है, अगला निर्णय उनका उसके अनुसार होगा। अगला निर्णय उसके अनुसार होगा। तो देलवी साहब, कुल मिला के बात यह हुई कि बीजेपी दरअसल हर तरीके का, हथियार शब्द तो बहुत उचित नहीं है, हर तरीके का कहना चाहिए कि हर तरीके का इस्तेमाल कर रही है कुछ, जिससे कि वो, जैसे आरएसएस एक बात कहेगा, जैसे योगी आदित्यनाथ एक बात कहेंगे, सरकार जैसे दूसरी बात कहेगी, मतलब सारे तंत्र मंत्र
बीजेपी सरकार के पास हैं और उसको टेस्ट करके देखेंगे कि हवा किस तरफ की है, उसी तरफ की मार करो। क्या यह स्थिति है जो बिलाल साहब ने कही? बिल्कुल, देखिए इस वक्त हो ये रहा है कि आईने में आ चेहरा रहे भी दिखाएंगे, राजा साहब आ रहे हैं, जवाब लेने दीजिए, बिल्कुल आपके पास आएंगे। अपना अक्ष भी दिखाएंगे। आप ये देखिए जो मुद्दा राजीव आप बार बार कह रहे हैं, जिस सरकार का गठन ही इस बात पे हुआ हो, जिसने वोट ही इस बात पे लिया हो, जिसको लोगों ने इसी बात पे चुना हो कि साहब सबका साथ सबका विकास होगा, सबको रोजगार मिलेंगे, जो जो कुछ है वो वादे मुझको अब इतने हो गए हैं कि अब याद नहीं रहे कि क्या क्या वादे थे। उसमें अल्पसंख्यक भी बहुसंख्यक भी हैं। मगर परेशानी यह है कि ये सरकार जो है, मैं माननीय प्रधानमंत्री का बड़ा आदर सम्मान करता हूं, उनके वक्तव्य की अलग अलग वक्तव्य मंचों पे जो कहा उन्होंने, उन सबका सम्मान करता हूं। परंतु राजीव जी सबसे ज्यादा जो ये भ्रमित की बात कर रहे हैं, भ्रमित मुझ इसलिए हो जाता हूं कि इनकी करनी और कथनी में इतना अंतर हो गया है कि प्रधानमंत्री कुछ कहते हैं, एक तरफ ये कहते हैं कि साहब हम लोग जो है प्रोग्रेसिव पंचायत करेंगे, दूसरी तरफ खट्टर साहब के बयान पे ये खामोश हो जाते हैं। तीसरी अहम तरीन चीज, उत्तर प्रदेश के चुनाव आ रही है, सरकार की जो पूरी रणनीति बन रही है, क्या वो कश्मीर हो, क्या विदेश नीति हो, सिंधु का समझौता हो, सार्क कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल या नेशनल जितने मुद्दे हैं, ये सरकार खासकर जो भारतीय जनता पार्टी है और इनके साथ जो इनके सहयोगी हैं, वो सब के सब चुनावी माहौल के मुताबिक करना चाहते हैं। मैं आपको एक छोटी सी उदाहरण देता हूं जी। 16 फरवरी सन 2016 को बराक ओबामा का एक स्टेटमेंट आया, बड़ी दिलचस्प बात है ये। उन्होंने कहा कि साहब फ्लोरिडा के अंदर एक आदमी मलेरिया से मर गया, तो उनका बयान ये आया कि अगर हमारे यहां कोई आदमी मलेरिया से मर जाता है तो हमको अपनी सुपर पावर होने पे आत्मचिंतन करना चाहिए। जिस देश के अंदर, जिसको हम तरक्की याफ्ता देश कह रहे हैं जी, वहां अलग-अलग बीमारियों से हिंदू मुसलमान सब मर रहे हैं, हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे। हम इस बात पे चर्चा नहीं कर रहे कि औरतों के साथ क्या दलित हो, मुसलमान हो, और जिसको इन चीजों के साथ ये प्रोग्रेसिव पंचायत क्यों करना चाहते हैं? मुसलमान भी इस देश का हिस्सा है, सिख भी इस देश का हिस्सा, सब जानना चाहते हैं भैया विकास कहां चला गया, पाकिस्तान पे आपकी नीतियां क्या थी। इसलिए जो आप बार बार कह रहे हैं दिखाने के और खाने के, और उन दांतों को लोगों के सामने लेके आइए। अच्छा देलवी साहब, फिर एक चीज और बता दीजिए कि हम इतनी तो उम्मीद करें बीजेपी से पारदर्शिता के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ, कि कम से कम जो सबका साथ सबका विकास का नारा है उसमें थोड़ा संशोधन होगा, वो हो जाएगा सबका साथ सबका विकास डैश अल्पसंख्यकों को छोड़कर, क्योंकि उनके लिए हम प्रोग्रेस पंचायत अलग से चला रहे हैं। प्रधानमंत्री का वो आज पूरा एक ऐसा मंत्र था जिसके ऊपर पूरा जो है मोदितता, हिंदुत्वता का शब्द नहीं कह रहा, पूरा मोदितता जो है वो पूरा सब विकास के ऊपर टिका हुआ था। अब प्रधानमंत्री बार बार विकास की बात करते हैं, 125 करोड़ लोगों की बात करते हैं, मगर उस मोदितत्व के ऊपर जब कथाकथित हिंदुत्वता की मार पड़ती है, योगी आदित्यनाथ, साक्षी महाराज, अगर ये पंचायत करनी थी तो उसको सद्भावना पंचायत करके दादरी में करते, तो मुझको लगता है कि देश का माहौल या लोगों के अंदर भ्रम को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मैं कहता हूं छलवा बलम की वो साजिशें और कोशिशें हैं जो पिछले लोग करते आए थे। ये भी टेस्टिंग के लिए, जो बिलाल ने कहा, टेस्टिंग के लिए ये भी कहीं ना कहीं एक कोशिश है। रजा साहब, टेस्टिंग है, अगर परिणाम अच्छे आए तो आगे बढ़ेंगे, वरना ये समझ लेंगे कि नहीं अभी हवा का रुख हमारी तरफ नहीं है। राजीव बहुत अफसोस होता है मुझे अपने भाइयों के इस तरह के स्टेटमेंट सुनकर। जिस तरह का माहौल आप देख रहे हैं 60 सालों में जो पिरोया है कांग्रेस ने हमारे अंदर, हम भी अपने घर में लड़ाई लड़ते हैं लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि एक ऐसा पिरोया है कांग्रेस ने, ऐसा बताएंगे, आप ही से पूछेंगे क्या पिरो दिया है कांग्रेस ने, कि आज उसी भाषा को, एक मिनट, उसी भाषा को बोल रहे हैं हमारे देलवी साहब, उसी भाषा को बोल रहे हैं, कांग्रेस की पूरी भाषा बोल रहे हैं। वो नेता नहीं है, वो एक मौलाना की हैसियत से बोल रहे हैं, लेकिन भाषा उनकी सारी कांग्रेसी है। तो इस तरह की भाषा से देश नहीं चलेगा। आपको देश के लिए आगे आना है, कुर्बानी देना होगी। आप आगे आइए, हम बुला रहे हैं आपको, आपकी इज्जत हम हैं। हम अगर आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा हम लड़ेंगे। आप आइए। कौन कह रहा है आपसे कि आपको इज्जत और सम्मान नहीं मिलता? ये किसने कहा है आपसे? ये आपकी अपनी सोच बन गई है, बिल्कुल बदलिए, इसको थोड़ा बदलने की कोशिश करिए। आप अपनी सोच को बदलिए। आप हिंदुस्तान में जमाने से आप पैदाइश से आएंगे। देलवी साहब आ रहे हैं, देलवी साहब बिल्कुल आ रहे हैं। रजा साहब को खत्म करने दीजिए, रिजवी साहब का कमेंट है। विकास की धारा से आपको
आपको पूरी तरीके से विकास की धारा से जोड़ा गया। आप हर बात करते हैं, कोई बात आपकी ऐसी हो जिस पर रोका गया हो, किसी ने आपको नहीं, टोका सवाल हो। तभी तो है रजा साहब, सवाल क्यों नहीं समझ रहे सर तभी तो सवाल है कि जब इतना सब कुछ किया गया फिर प्रोग्रेस पंचायत और यात्रा की क्या जरूरत है। सवाल ये है, जब आपने ये कहा था कि सबका साथ सबका विकास, सारे मुंह बंद हो गए थे। राजीव मैं बात कह रहा हूं, मैं विकास के मुद्दे पर सरकार में आया हूं और विकास के मुद्दे पर ही अटल रहेगी हमारी सरकार। हम विकास से भटके ना है ना भटकेंगे, लेकिन हमारे भाइयों को समझना होगा। हम टेस्टिंग करते रहेंगे यहाँ पर, हालांकि ये डिबेट का मुद्दा आपने बनाया है, मैं बात कर रहा हूं, लेकिन ये जो बात लेकर हम जा रहे हैं, नकवी साहब ने जो ये आह्वान किया है कि हम प्रोग्रेस पंचायत करेंगे, वो इसलिए करेंगे कि ताकि जो योजनाएं इनकी हैं, देलवी साहब बिल्कुल आए, इनके लिए काम कर रही है। ठीक है, देलवी साहब आएंगे। एक बार रिजवी साहब का कमेंट ले लें। देलवी साहब एक बार रिजवी साहब का कमेंट ले लें। रिजवी साहब कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता है, ये बता दीजिए क्या पिरो दिया आपने 60 साल में रिजवी साहब, जो इतना डर गया अल्पसंख्यक समुदाय? नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ। आप बता रहे हैं कि मैं दब रहा है, साध्वी प्रक्षी के बयान से दब रहा है, साक्षी महाराज के बयान से दब रहा है, घर वापसी के नाम पे दब रहा है, लफ्ज जिहाद के नाम पे दब रहा है। आप बताइए, जिन्हें लफ्ज जिहाद की बात करी, साक्षी महाराज ने इतना गंदा स्टेटमेंट दिया, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, क्या एक्शन लिया? आप हमें इज्जत दिलाने की बात कर रहे हैं, आप माइनॉरिटी कौम को इज्जत दिलाने की बात कर रहे हैं, जो खुलेआम आपके पार्टी के सांसद उनके खिलाफ स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्या एक्शन लिया भारतीय जनता पार्टी ने? जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद खड़े होकर कहेंगे, भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर कहेगा कि हिंदुस्तान के अंदर से बाहर निकलना चाहिए, जब देश से बाहर निकालने की बात करेगा भारतीय जनता पार्टी के चीफ मिनिस्टर करेंगे, साक्षी महाराज करेगा बच्चा नहीं पैदा कर देना चाहिए, उस हालत में आदमी डरेगा नहीं। और हम कोई डरावा नहीं है, हिंदुस्तान का एक भी मुसलमान डरावा नहीं है। आज हिंदुस्तान का हर एक मुसलमान ये पूछ रहा है कि जब पठानकोट वाली घटना हुई थी, तब आपने जब विपक्ष में थे तो आपने कहा था कि कोई हमारी नाक लेगा तो हम उसका भेजा निकाल लाएंगे, हम 1 साल के बदले 10 साल लाएंगे। जब पठानकोट वाली घटना हुई तो आपने क्या किया? उसके बाद उरई वाली घटना हो गई। अगर पठानकोट वाली घटना पे आपने पाकिस्तान को जवाब दिया होता, इस देश का मुसलमान नहीं, इस देश का हर वर्ग आपके साथ खड़ा होता, हिंदू भी खड़ा होता, क्रिश्चियन भी खड़े होते, मुसलमान भी खड़े होते। आपने इस देश का अपमान किया कि पठानकोट की घटना के बाद आपने कुछ नहीं किया, उरई वाली घटना हो गई। आज इस देश को फिर से जातिवाद में ढकेलने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमने डराया, अरे साक्षी महाराज के स्टेटमेंट से डर रहे हैं। हम जरा ये सवाल भी लेकर आएंगे, हम जरा ये सवाल भी लेकर आएंगे कि जब आप प्रोग्रेस यात्राओं को लेकर आगे बढ़ेंगे तो उसमें क्या ऐसे नेताओं के बयानों पर अंकुश लगाने की बात होगी या नहीं होगी? जो बात रिजवी साहब कर रहे हैं कि साहब मुख्यमंत्री स्तर तक, मुख्यमंत्री पद पर बैठे हुए लोग अगर इस तरह के बयान दें, राजेश जी, हाँ पूरा करिए आप। राजीव जी, इनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा लेके इनको जेल भेजना चाहिए, लेकिन लिखवाएंगे तो आप ही, सस्पेंड करना चाहिए सर, मुकदमे तो आप ही लिखवाएंगे। ठीक है, हम सवाल को जरा दूसरे तरीके से लेकर भी आएंगे, लेकिन पहले देलवी साहब का रिएक्शन ले लें। देलवी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे रजा साहब की बात पर, प्लीज सर पूरा करें। देखिए, पहली चीज तो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस कोई भी हो, अगर आप इन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ जाके बात करते हैं तो ये कहते हैं कि साहब आप तो उन्हीं की बात कर रहे हैं। दूसरा साहब, मुझको मोहसिन रजा साहब पे, बहुत सीनियर आदमी, लेकिन मुझको हंसी आ रही है ये कहना कि आपको आजादी, अरे आजादी मेरे संविधान ने दी है और मुझको ये भरपूर पूरी जिंदगी इस बात का, जब तक मैं ये दुनिया नहीं छोड़ता, पूरा गर्व रहेगा कि भारतीय संविधान मुझको अधिकार देता है। लेकिन मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूं, आसाम के अंदर इनकी सरकार बनी, एकमात्र एक लौता इनका मुस्लिम एमएलए जीता, फिर क्या वजह हो गई कि कैबिनेट में उसको जगह देने में आपको परेशानी हो गई? और मैं तो हिंदू मुसलमान, जो राजीव की लाइन है मैं उसी लाइन पे चल रहा हूं। विकास का कोई धर्म नहीं होता। मैं इनसे पूछना चाहता हूं राजीव जी, इनको 2.5 साल लग गए किसी एक सिख चेहरे को अपनी कैबिनेट में लाने के लिए। इनके इतने सीनियर लीडर थे, सरदार ऐसे साहूवालिया, मतलब नहीं, देहलवी साहब, मतलब ये है 2.5 साल नहीं सर, मतलब ये हुआ कि प्रोग्रेस हुआ नहीं, नहीं फिर तो नहीं सर, फिर तो स्थिति ये है कि प्रोग्रेस हुई नहीं। अगर हुई भी तो इतनी स्लो हुई। आप प्रोग्रेस पंचायत या यात्रा में उसका आकलन करने निकले, जो चीज हुई नहीं या बहुत कम हुई, जो आंकड़ों में साफ दिख रही है, आप उसके आकलन करने के लिए निकल पड़े। इसको बताइए ना, काम का सुरक्षा के बस रिजवी साहब आएंगे, एक रिजवी साहब, देलवी साहब को पूरा करने दीजिए, आएंगे देलवी साहब को पूरा करने दीजिए। हाँ, रजा साहब, देलवी साहब खत्म कर ले।
नहीं। दहलवी साहब खत्म करें, अभी आ रहे हैं। भाई देखिए राजीव, महंगाई का मुद्दा ऐसा है, गरीब का चूल्हा जले, आम आदमी का चूल्हा जले, मिडिल जो भी हो, महंगाई पे आप कुछ सकारात्मक बात कह नहीं पा रहे हैं, नौकरियों के मसले में आप किसी को समझा नहीं पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव आता है तो आप उत्तर प्रदेश, भाई सीधा मसला ये है कि विकास की जो बात कर रहे थे, आप कम से कम मुझको समझा दीजिए, मुझको वो समझाइए कि क्या वजह है कि देश में महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, सरहदें महफूज नहीं है, पठानकोट उड़ी हो रहा है, अलग अलग जगहों पे आतंकवाद अलग अलग सूरतों में आ रहा है। इन चीजों को समझाने की जरूरत थी। ये प्रोग्रेसिव और ये भ्रमित इस तरीके के जुमलों के साथ आप देश को अल्पसंख्यकों को नहीं, माइनॉरिटीज को नहीं, आप संपूर्ण भारत की जनता को बरकरार रहे हैं। ठीक है, अब जरा हम सवाल को दूसरी तरफ से कर ले। बिलाल साहब आ रहे हैं, एक सवाल चूंकि जहन में आ रहा है, हम अब जरा रिजवी साहब के पास जाए। रिजवी साहब, अब सवाल यह है, नाक जरा दूसरी तरफ से पकड़ लेते हैं कि जो काम आप 60-65 साल करते रहे, अगर वही काम एक राजनीतिक दल और जो सत्ताधारी पार्टी भी है उसने कर दिया, तो फिर इतनी दिक्कत आप लोगों को क्यों हो रही है? अगर एक प्रोग्रेस यात्रा, प्रोग्रेस पंचायत हो भी जा रही है, तो आप लोगों के पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है? राजीव जी, आप कह रहे हैं 60 साल कांग्रेस पार्टी ने इस देश की सेवा करी। नहीं, तुष्टीकरण की राजनीति की ना आपने, जो आज ये करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं वो आपने किया कि मुसलमान तुष्टीकरण की राजनीति की कौन सी राजनीति करी बताइए? कब हम मुसलमानों के बीच में केवल, अरे आपने मुसलमानों का इस्तेमाल किया, आपने मुसलमानों का इस्तेमाल किया। 60-65 साल देश में राज करने के बाद भी अगर मुसलमान इस स्थिति में खड़ा है कि इन्हें उसकी प्रोग्रेस नापनी तौलनी पड़ रही है, रिजवी साहब, अगर इन्हें, नहीं सुन लीजिए रिजवी साहब, अगर इन्हें इस सरकार को मुसलमानों की प्रोग्रेस तौलनी पड़ रही है, नापनी पड़ रही है पंचायतों और यात्राओं के जरिए, क्या यह पिछली सरकारों का फेल्यूर नहीं है जिसमें सबसे ज्यादा आप रहे हैं? बताइए। राजीव जी, हमने अगर 60 साल देश की सेवा करी, राजीव जी अगर 60 साल हमने देश की सेवा करी, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, जब देश आजाद हुआ तो देश के प्रत्येक कोना जल रहा था। ना यहाँ एजुकेशन पॉलिसी का नाम था, ना यहाँ पर जो है हेल्थ पॉलिसी थी, और ना यहाँ पर जो है देश के विकास की कोई नीति थी। खाली नीति, आपको पता होना चाहिए, देश में हर तरफ दंगा चल रहा हो, उस समय देश में कोई नीति बनाने में कितना समय लग जाएगा। हमने कार्य किया, इस देश में सुई नहीं बनती। 60 साल तक आप लोग नीतियां ही बनाते रहे। कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने कभी किसी समुदाय नहीं, नीति बनाने की बात नहीं कर रहे, हमने कहा जब देश आजाद हुआ उस देश में सुई नहीं बनती थी। नहीं सर, हमें ये बताएं, मेट्रो बन रही है तो कांग्रेस की नहीं, हमें एक सवाल बताएं, एक सवाल का जवाब दीजिए। मुसलमान, खास तौर पर मुसलमान आज देश में जिस स्थिति में हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? बताइए। मुसलमानों की प्रोग्रेस क्यों टटोलनी पड़ रही है? बताइए। आज उनकी जो शैक्षिक दर है वो सबसे कम क्यों है? बताइए। अशिक्षा क्यों है? नहीं, उसके बेरोजगारी की स्थिति उनमें क्यों है? कि हिंदुस्तान की राजनीति में एक ऐसा संगठन बना जिसने मुहिम छेड़ के, जिसका नाम आरएसएस था, मुहिम छेड़ के मुसलमान कम्युनिटी की कमर तोड़ने की कोशिश करी, और आपकी सरकार उस पर काबू नहीं पा पाई। ऐसी बकवास की बातें हो रही हैं। मुसलमान को ये कोई जवाब है? बिल्कुल जवाब है, जवाब है, बिल्कुल जवाब है। जब एक वर्ग बन के किसी कम्युनिटी राजीव, एक मिनट रजा साहब, बताओ, हम उनसे पूछ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के भारतीय जनता पार्टी सुनिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई उद्देश्य था ही नहीं, ये जनता थी। जब देश में आप सरकार पर आइए, बनी, देखिए रिजवी साहब सरकार पर आइए प्लीज। हम ये कह रहे हैं कि देश में 60 साल आपने शासन किया ना भाई। 90 तक एक दो प्रयोगों को छोड़ दें तो कांग्रेस पार्टी ने एक छत्र राज किया इस देश पर, किया। जब किया तब आपने मुसलमानों की तरक्की को कहां रखा, यह बताइए। आज जो बदहाली है, क्या कांग्रेस पार्टी उस बदहाली की जिम्मेदारी लेती है? यह तो सवाल ही खत्म हो जाना चाहिए था कि प्रोग्रेस है या नहीं। की बात नहीं करी। अगर मुसलमान आज मुख्य धारा में शामिल नहीं है, जिसको लेकर बार बार चिंता हो रही है, इसके लिए आप जिम्मेदार है या नहीं है, यह बताइए। बिल्कुल जिम्मेदार है। अगर हमने देश, तो फिर पेट में दर्द क्यों हो रहा है अगर वो वही कर रहे हैं? हमारी सेवा करने में अगर कहीं कमी रह गई, हाँ, तो मान लीजिए कि कमी रह गई। हमारे पेट दर्द नहीं होता। नहीं, मान लीजिए रिजवी साहब, मान लीजिए कि हमसे कमी रह गई, मानिए इस बात को, हाँ मानिए इस बात को,
और फिर इन्हें भी मौका दीजिए। मैं मान रहा हूं। बिल्कुल। हाँ। मैं इस बात को मान रहा हूं कमी रह गई, लेकिन हाँ। एक हाथ में छुरा, एक हाथ में छुरा, एक हाथ में छुरा और एक हाथ में माला नहीं चलेगी। एक तरफ साक्षी महाराज से स्टेटमेंट दिलवा रहे हैं कम्युनिटी के खिलाफ और एक हाथ में छुरा लिए हुए हैं और एक तरफ माला लिए वेलकम कर रहे हैं। आप भी तो यही करते रहे रिजवी साहब, आप भी तो यही करते रहे। नहीं, आप भी तो यही करते रहे। एक तरफ एक तरफ अल्पसंख्यक कल्याण की बातें करते रहे, एक तरफ अल्पसंख्यक कल्याण की बातें करते रहे और दूसरी तरफ आप मुसलमानों को डर दिखाते रहे कि बीजेपी आ जाएगी। यही तो करते रहे आप भी। राजीव जी एक मिनट, राजीव जी एक मिनट, राजीव जी एक मिनट। हाँ। पहले तो मैं आपको संशोधित कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी पैदा ही हुई है, भारतीय जनता पार्टी को पैदा हुए बहुत दिन नहीं हुए, ठीक है ना। तब तो सवाल और गंभीर हो जाएगा आपके लिए। नहीं, तब तो और ज्यादा गंभीर हो जाएगा। 80-82 में अगर ये पैदा हुए तो 80 तक आप क्या करते रहे, ये बताइए। हाँ। राजीव जी आपने एक सवाल दिया। हाँ। राजीव जी बोलने का मौका दिए। आपने सवाल दिया, मैं उसका जवाब देना चाह रहा हूं। दीजिए। अभी एक जवाब खत्म हो जाने दिए, फिर मैं दूसरे पे भी आऊंगा। देखिए, मैंने इस बात को माना और इस बात को मानने में कोई मैं वो नहीं मानता हूं कि जब हम इस देश की सेवा कर रहे थे कहीं ना कहीं हमसे गलती हुई, लेकिन हमने कभी इस देश में किसी एक समुदाय की बात नहीं करी। और हमारे काल में हमारे जितना भी शासनकाल रहा, जब भी हमने देश की सेवा करी, इस देश के सामुदायिक माहौल को बिल्कुल बरकरार रखा। इस देश में केवल हमारे कांग्रेस पार्टी का एक नेता आप बता दिए या एक नेता हमारे कार्यकाल में बता दिए जिसने किसी जात और किसी धर्म के खिलाफ काम किया हो और हमने उसके खिलाफ एक्शन न लिया हो। हमने एक्शन लिया। ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमारी पार्टी का मंत्री खड़ा होकर, हमारी पार्टी का नेता खड़ा होकर, हमारी पार्टी का मुख्यमंत्री खड़ा होकर एक समुदाय को गाली दे। ठीक। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आते ही ऐसे मुद्दे बना दिए, देश का सांप्रदायिक माहौल ही खराब कर दिया। आज जब देश में दो लोग एक दूसरे को देखते हैं तो कहीं ना कहीं उनके दिल में ये बात आती है कि हम समुदाय। अब हम बिलाल साहब के पास आते हैं। माहौल को हमने नहीं बनने दिया। हम बिलाल साहब के पास आना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले दहलवी साहब के पास जाएंगे। दहलवी साहब, जो आप कहना चाहते हैं वो तो कहिएगा ही, लेकिन हमारा सवाल दूसरी तरफ से भी है। वो ये है कि देखिए, राजनीति है, राजनीति में मुद्दों की तलाश होती है, पंचायतों, यात्राओं, सभाओं का अपना संदेश और संकेत होता है, राजनीतिक दल करते हैं। लेकिन अगर बीजेपी करे तो दिक्कत, और ये जो करते रहे वोट बैंक की तरह इस्तेमाल, तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसा क्यों? एक। दूसरा ये कि अल्पसंख्यक समुदाय बीजेपी के इस इनिशिएटिव को, सरकार के इस इनिशिएटिव को कैसे लेगा? क्या वेलकम करेगा या कुछ आपत्तियां खड़ी करेगा? मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब पहले देना चाहूँगा। देखिए, संवैधानिक सरकार है, उसको किसी ने भी वोट दिया, लेकिन आज की तारीख में नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं और उनका कोई भी फैसला, कोई भी नीति, जाहिरी बात है 125 करोड़ भारतीयों के लिए होगी। इसलिए इस पे राजनीतिक, इस पे आप सवाल उठा सकते हैं, इसके मुद्दों को कर सकते हैं, लेकिन ये कहना सरकार ऐसा फैसला क्यों लेगी, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। दूसरी चीज, ये सच्चाई की बात है जो आपने हमारे अभी कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछा। 67-70 साल इस वक्त देश को आजाद हुए होंगे, और जिस मेवात के अंदर ये सभा हो रही है, राजीव जी आप तो मुझसे ज्यादा जानते हैं, मुझसे ज्यादा पढ़ते हैं, ये मेवात भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद की कॉन्स्टिट्यूएंसी थी। पिछले 70 वर्षों में दिल्ली के करीब होने के बावजूद, जब गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा सबने डेवलपमेंट में हुआ, लेकिन इस मेवात जहां 4 MLA कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, हालत यह है कि आज भी ये क्षेत्र भारत के बिछड़े हुए इलाकों में माना जाता है। दहलवी साहब, सिर्फ पिछड़ा हुआ इलाका नहीं। दहलवी साहब आप अपनी बात पूरी करें सर आप अपनी बात पूरी करें। हम अपने दोनों राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बता दें, सिर्फ पिछड़ा इलाका नहीं है सर, शब्द छोटा है पिछड़ा। इस तरह की स्थिति है मेवात के इस पूरे इलाके में कि अगर हमारे राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि वहां जाए तो सरकारों के काम करने और चलने पर शर्म आ जाए, ऐसी स्थिति है मेवात के इलाके में, जहां से कल ये प्रोग्रेस यात्रा शुरू होने जा रही है। आईना दिखाती है ये मेवात। हाँ सर, पूरा करिए। राजीव जी मुझको सिर्फ 10 सेकंड नहीं, पूरा करिए आप, पूरा समय लीजिए। हाँ, दूसरी चीज, अगर ये सरकार वाकई, कांग्रेस ने क्या करा, इनके दुष्कर्मों को, अगर आपके नजदीक दुष्कर्म थे, उन दुष्कर्मों को खत्म करके अगर कुछ अच्छे कर्म करने तो मेवात के लिए 2 काम कीजिए। पहले, मेवात में सिंचाई, क्योंकि पानी का कोई कुदरती जरिया नहीं है, कोटला झील की जो डिमांड मेवात की ये लोग पिछले 60 साल से कर रहे हैं, अब तक नहीं हुई। आप एक अच्छा काम करिए और कोटला झील को मेवात के अंदर जो उसका जो मांग है उसको पूरा कर दीजिए। दूसरी चीज, पिछले कई सालों से लगातार रेलवे बजट में बार बार प्रपोजल आता है, एक दफा बजट भी एलोकेट कर दिया गया कि मेवात को रेल से जोड़ा जाएगा, पर आज तक मेवात को रेल से नहीं जोड़ा गया। अगर कुछ करना है मुख्तार अब्बास नकवी को प्रधानमंत्री की बातों में भूल चढ़ाने के लिए,
तो कल सिर्फ पंचायत नहीं करें, कुछ अच्छे कामों का ऐलान और अमल पैमारी के लिए कोशिश करें, ताकि देश की जनता को, क्या हिंदू या मुसलमान, अगड़ा हो या पिछड़ा, लगे कि ये सरकार वाकई विकास की बात करती है, जो कह रही थी, जो मंत्र था, जो मौजूदता का आधार था, ये उसकी पाबंद है। अच्छा दलवी साहब, अच्छा ये नहीं होता कि पहले प्रोग्रेस होती फिर प्रोग्रेस का आकलन होता? बस रजा साहब आ रहे हैं, आप ही के पास आएंगे। बिल्कुल, अगर ये तो कांग्रेस को कोस रहे हैं ना, अरे कांग्रेस को आप अच्छाई करिए, 2.5 वर्षों में जो आपने अच्छाइयां करी हैं, महंगाई पे, सुरक्षा पे, बॉर्डर सिक्योरिटी के ऊपर, एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर, और आपने जो अलग अलग तरीकों से आपके लोग जो छलमाबलन की राजनीति कर रहे थे, कहीं मराठा को लेके, कहीं दलितों को लेके, जो कुछ 2.5 साल में आपने विकास के नाम पे आडंबर हुआ है, और आपने जो माननीय प्रधानमंत्री को एकलव्य के तौर पे अकेला छोड़ दिया, कम से कम उसका हिसाब किताब दे दीजिए जनता को। ठीक है, हम रजा साहब आपसे जवाब लें, इससे पहले हम एक बार बिलाल साहब के पास आना चाहेंगे। बिलाल साहब, हम थोड़ा अल्पसंख्यकों के नजरिए से समझना चाहते हैं कि जब प्रोग्रेस यात्रा लेकर, पंचायत लेकर पहुंचेंगे, जिसमें बड़े केंद्रीय मंत्री और पार्टी के नेताओं को भी शामिल होना है, माइनॉरिटीज की तरफ से रिएक्शन क्या होगा? देखिए, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा कि ये एक्सपेरिमेंट है। नहीं, एक्सपेरिमेंट इनकी तरफ से है, और लेकिन माइनॉरिटीज जिस एक्सपेक्टेशन के साथ इस सरकार को देख रही थी, सबका साथ सबका विकास कहकर ये आए हैं, उसका रिएक्शन क्या होगा जब ये पहुंचेंगे? तो वही तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इसमें एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण शामिल है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी की जो अल्पसंख्यकों के प्रति नीति रही है, वो कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में। अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का जो शब्द दिया गया था, लाल कृष्ण आडवाणी की देन थी। जिस डिबेट के लिए आपने हमें यहाँ बुलाया है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह को निशाने पे ले लिया था, जब उन्होंने ये कहा था कि देश के संसाधनों पर अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार है। तो ये हमें बात नहीं भूलनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का वो एक ऑफिशियल स्टैंड था, पॉलिटिकल स्टैंड था। आज भारतीय जनता पार्टी खुद अल्पसंख्यकों के नाम से समाज में जाना चाहती है। बिल्कुल ठीक। तो वो खुद सोच सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खुद अंदरूनी अंदर, संघ के अंदर इस पे कॉन्ट्रडिक्शन उभर सकते हैं, और ये कॉन्ट्रडिक्शन इस हद तक उभर सकते हैं कि मेरा ख्याल है को उनको इस राजनीति की दोनों पहलू पर नजर रखकर आगे बढ़ना चाहिए। कहीं उनको ये पासा उल्टा ना पड़ जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर, संघ के अंदर 2 तरह की विचारधारा है, एक नरम विचारधारा, एक कट्टरपंथी विचारधारा है। भारतीय जनता पार्टी इस एक्सपेरिमेंट को तो लेकर आगे बढ़ रही है, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट कहीं उनके हाथ न जल जाए, इसका उन्हें खास तौर से ध्यान रखना चाहिए। जहां तक रहा अल्पसंख्यकों का सवाल, तो अल्पसंख्यकों तो सुनते सुनते आज परेशान हो चुके हैं कि कौन उनका विकास करेगा। रहा कांग्रेस का सवाल, तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट सबके सामने है कि वो कांग्रेस की नीति को पहले ही एक्सपोज कर चुकी है। तो एक सीधा सवाल पूछ लें रजा साहब आपसे। अरे एक मिनट, रजा साहब की सहमति तो आ जानी थी जब एक सीधा सवाल लेना चाहते हैं। देलवी साहब भी उंगली उठा रहे हैं, अपना रिएक्शन रखना चाहते हैं। रजा साहब, एक सिर्फ मंत्री या नेता ही जाएंगे या पीएम मोदी भी किसी पंचायत में इस यात्रा में शामिल होंगे? देखिए, जाहिर सी बात है, वो तो बार बार सब चीजों के पूरे देश के हर कोने कोने में जा रहे हैं, और अभी जब आप देख रहे हैं जिस हालात से वो देश को आगे निकाल कर ले जा रहे हैं, और मैं वहां पर आना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जाएंगे और आपको कहीं ना कहीं नहीं हर जगह दिखेंगे, हर तबके में दिखेंगे, हर धर्म और हर जाति में दिखेंगे। लेकिन दूसरी बात, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो खाली एक भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, जैसे कि मौलाना साहब ने बात कही। अब यहाँ पर मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि जैसा अभी हमारे कांग्रेस के भाई आपसे कह रहे थे, 60 सालों में आपने सिर्फ मदरसे दिए मुसलमानों को, मदरसों में एक कुरान पढ़ाया गया, दीनियात पढ़ाई गई, उन्हें मुख्य धारा से जुड़ने नहीं दिया, उन्हें मुसलमान ही रखा कांग्रेस ने, ताकि अगर वो इंसान बन जाएंगे, इंसानों की श्रेणी में खड़े होंगे, पढ़ लिख जाएंगे, समाज की मुख्य धारा में जुड़ जाएंगे, तो फिर वो अपने आप फैसले करेंगे। इसलिए कांग्रेस ने उनको इस्तेमाल किया 60 सालों तक, ये कांग्रेस ने किया। दूसरी बात अभी हमारे बिलाल साहब ने जो कही कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट और रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट, ये पिछले 20 साल से वहां धूल चाट रही है कांग्रेस के रिजिम में। 2 साल पहले हम सरकार में आए हैं, उससे पहले 20 साल से वो रिपोर्ट कभी इधर कभी उधर होती रही। कभी इनको ध्यान नहीं आया कि मुसलमान 0 से भी नीचे चला गया, लाओ इनके लिए कुछ कर दिया जाए।
खाली मरहम लगाने के सिवा कोई काम नहीं किया। दलितों के साथ क्या किया कांग्रेस ने? तो राजनीति में उन्होंने धार्मिक राजनीति भी करी है और जातिवाद की राजनीति भी करी है। और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की राजनीति करती है और विकास के मुद्दे से ना हम भटके हैं ना भटकेंगे आगे भी और भविष्य में। ठीक है, देहलवी साहब। बिल्कुल राजीव जी, मुझको असल में अगले शो के लिए उठना है। मैं आपसे इतनी बात कहूंगा कि जो पूरा सारांश आपके सवालों ने, मैं समझता हूं आपके सवाल इस पूरी बहस का जवाब थे। जो एक चीज तो जो मोहसिन भाई कह रहा है कि इंसान बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। भारत के संविधान में क्या दलित हो या मुसलमान हो, वो अलग बात है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज रही हैं, लेकिन कोई इतना कमजोर नहीं कि अपने संवैधानिक अधिकारों को नहीं जानता हो। ये सरकार जो बार बार मुद्दा, और इस बहस का पूरा मैं समझता हूं जो हासिल है वो यही था कि साहब जो विकास के नाम पर आप आए थे, क्या प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो, जो भी हो, अब देश को ये बताने की, मैं तो छोटी सी मेरी माँ एक बात कहती है सरकार के बारे में, और वो हो सकता है कि उनकी बात नहीं है, पूरी भारत की एक आम, वो ये कहती है कि साहब मैं उनसे पूछता हूँ कि माँ आपको इस सरकार और पिछली सरकार में क्या अंतर नजर आता है? तो एक ही बात कहती है कि एक गृहिणी होने के नाते कि इतना मानती हूँ कि पहले सूरत हाल ये थी कि सब्जी के साथ मिर्च और धनिया मुफ्त मिल जाता था, पर ये ऐसी विकास वाली सरकारें कि अब ये चीजें भी पैसे देके खरीदनी पड़ रही हैं। आम लोगों की बात समझे, आम जनता की बात समझे। विकास तभी होगा जब जनता को सोचा जाएगा, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की राजनीति नहीं चलेगी। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का आज की इस डिबेट में आने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। रजा साहब, रिजवी साहब बहुत धन्यवाद। देहलवी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। बिलाल साहब आप स्टूडियो आए, जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राजनीति में चेहरे बदले जाते हैं, लेकिन सरकारें जब अपने सरोकार और मुद्दों से हट जाती हैं तो फिर इस तरह के सवाल भी उठते हैं। आज का प्राइम एजेंडा यहीं तक, आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, खबरें जारी हैं।